हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की, चाहे सेट के एग्ज़ाम या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी यहाँ पर होती है। तो हम लोग यहाँ पर पेपर 1 की बात कर रहे हैं। पेपर 1 के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने ज़रूरी होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तराखंड सेट के एग्ज़ाम को, जो कि 2017 में हुआ था, तो इसके कुछ PYQs को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर करने से आपको जो है आइडिया मिल जाता है। और ये तो मतलब 2017 का पेपर है और तब से अब हो रहा है ना। तो इस तरह से ये तो काफ़ी टाइम ड्यूरेशन इसका बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने चाहिए। जैसे कि नेट का है तो अभी 2023 में 3 बार हो चुका है। तो इस तरह क्वेश्चन पेपर लगाने से आपको एक पैटर्न पता लगता है और कई बार पेपर में जो क्वेश्चन है कई बार वो रिपीट भी हो जाते हैं, और अगर रिपीट ना भी हो तो आपको उसी कॉन्सेप्ट से फिर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस लैंग्वेज में डिफरेंट करके। ठीक है, तो इस तरह से PYQs लगाने से आपको एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है कि मुझे कितनी चीज़ें पढ़ने चाहिए। और आप PYQs लगाते समय अगर बाकी सारे ऑप्शन को भी ध्यान में देके पढ़ते हैं तो इससे आपकी तैयारी भी अच्छी होती है और आपका एक माइंड मैप बन जाता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़नी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तराखंड सेट के क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर देखते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब उत्तराखंड के लिए ही जो है या खाली सेट के एग्ज़ाम के लिए जो है ये क्वेश्चन पेपर देखना ज़रूरी है। ये आपके नेट के पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन आपके आए हैं। इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगी जो कि नेट के एग्जाम में 2021-22 में यहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि ये खाली सेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सबके लिए भी उतने ही ज़रूरी क्वेश्चन हैं। और यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का स्थापना वर्ष पूछा है। ये तो अक्सर पूछा जाता है, आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो 1985 है। ठीक है, ये 2015 में क्वेश्चन आया था यू सेट के एग्जाम में। ठीक है, उत्तराखंड सेट में। तो इस तरह से इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसका स्थापना 1985 में हुई थी। ओपन यूनिवर्सिटी है जो दूरस्थ शिक्षा प्रदान करती है। ठीक है, ये तो सभी को पता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन आपके 25 से 30 क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, 1854 के एजुकेशन डिस्पैच में सुझाव दिया गया था कि भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम जो भाषा होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ उस समय जो बात की गई थी ना, तो क्या था वहाँ पे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी आई थी, है ना, उस समय। तो उसमें यही तो कहा गया था कि अंग्रेजी जो भी, मतलब जहाँ पर भी शिक्षा की व्यवस्था करनी है हमको, उसका माध्यम इंग्लिश ही हो। तो यहाँ पर जो बात हुई थी ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए कि उस समय के संदर्भ में क्या चीज़ें थी। तो मैंने आपकी शिक्षा आयोग और समितियों से संबंधित भी, यह आपका हायर एजुकेशन से क्वेश्चन है, तो इससे संबंधित वीडियो भी मैंने बनाया है, तो आपको उसमें पता लग जाएगा कि कौन से, कई बार सीक्वेंस को भी लगाने में आता है ना, जैसे कि कौन से आयोग का कालक्रम क्या था, और उसके अकॉर्डिंग आपको चारों ऑप्शन में से सारे आयोग या समितियों को एक सीक्वेंस में लगाना आता है, क्रम में लगाने को आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो वहाँ से वो आपको पता लग जाएगा और मैंने इस वीडियो में सब चीज़ें आपको बता रखी हैं। तो आयोग और समितियाँ करके ऐसे वीडियो आप सर्च करेंगे एक्सेल इन एजुकेशन से तो आपको मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में भी आप देखिए यूजीसी नेट पेपर 1 75 डेज प्लान, इस तरह से करके। कई बार बच्चे पूछते हैं कि आपकी वीडियो कैसे देखें, तो देखिए आपको कुछ नहीं ज़्यादा करना है, आप टेलीग्राम पे भी जाइए, तो वहाँ पर भी डेली की डेली वीडियोस आपको मिल जाती हैं। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा जब भी कोई नई वीडियो आती है। तो इस तरह से आप वीडियोज़ देख सकते हैं। और प्ले लिस्ट में जाइए। ठीक है, प्लेलिस्ट में जब आप एक्सेल इन एजुकेशन डाल के सर्च करते हो तो आपको ऊपर कई ऑप्शन दिखाई देते हैं, होम, वीडियोस और लाइव, इस तरह से करके। तो प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन आता है उसमें प्लेलिस्ट को आप क्लिक करिए और प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, इसका जो माध्यम था उन्होंने बताया था, शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी बताया गया था। ठीक है, तो 1854 का वुड डिस्पैच की जो है बात होती है ना। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन से परिवर्तन जोड़े गए थे। ठीक है, तो देखिए, शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में जो है स्थानांतरित किया गया है ना। देखिए, यहाँ पर जो राज्य सूची और केंद्रीय सूची अलग अलग विषयों से संबंधित है, समवर्ती सूची में दोनों प्रकार के रखे गए थे। ठीक है, तो अब शिक्षा को क्या है, समवर्ती सूची में रखा गया था। ये एक तो परिवर्तन ये किया गया, और दूसरा आपका था
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये सारे शब्दों को जोड़ा गया, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर ये जो है आपका राइट ऑप्शन आपका 1 और 4 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस तरह से एक आपको क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा कि अगर ये रिपीट होते हैं तब तो ठीक है, वरना आप यूजीसी नेट के जितने मैंने चीज़ें पढ़ा रखी हैं वो सारी एग्जाम ओरिएंटेड हैं और आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने चीज़ों को समझाया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दर्शन शास्त्र द्वारा अपनी विधि के रूप में प्रदान की गई है क्या, तो ये ज्ञान मीमांसा है ना, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, ये आपके दर्शन में जो है आपकी चीज़ों को बताया। तो विधि के लिए जैसे हर चीज़ के लिए अपना एक जो है इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि तत्व मीमांसा में क्या चीज़ें आएंगी, ज्ञान मीमांसा में क्या है, मूल्य मीमांसा में क्या है, इस तरह से जो विधि है ये ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अध्यापक, परामर्शदाता तथा अन्य पेशेवर उनके अपने प्रश्नों के उत्तर तथा विशेष रूप से स्थानीय समस्याओं, अब देखिए यहाँ पर लोकल प्रॉब्लम की बात हो रही है, के समाधान में मदद के लिए विशेष रूप से किए जाने वाले शोध को कहते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च से पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन आता जरूर है और इसी तरह से आपको एप्लीकेशन मोड पे ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब लोकल समस्याओं की बात हो और अध्यापक की बात है, परामर्शदाता, अन्य पेशेवर है ना, तो यहाँ पर देखिए समाधान में मदद के लिए विशेष रूप से किए जाने वाले शोध और स्थानीय समस्याओं से संबंधित, स्थानीय समस्याओं से मतलब जब आप जिस भी परिसर में रह रहे हैं, जो भी परिवेश है आपका, तो वहाँ की लोकल समस्याएं, जैसे कि यहाँ पे अध्यापक और परामर्शदाता की बात हो रही है, तो अध्यापक का जो उसका क्षेत्र होगा वो क्या होगा, उसकी जो इंस्टीट्यूट है, जिस भी संस्था में वो है, तो वहाँ की लोकल समस्याओं से जो है उनको जो है सॉर्ट आउट करने के लिए वो किस तरह के शोध को करेगा, तो यहाँ पे एक्शन रिसर्च होती है। ठीक है, एक्शन रिसर्च आपकी क्रियात्मक अनुसंधान यहाँ पर, और इसके कई बार स्टेप्स पूछे जाते हैं, तो देखिए इसके जो सीधे सीधे रट लीजिए, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। ठीक है, इंग्लिश में ही याद रखिएगा, हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये इसके एक्शन रिसर्च के स्टेप्स अक्सर पूछे जाते हैं या आपको सीक्वेंस में भी लगाने को आ जाते हैं, तो नेट के एग्जाम में भी आए थे और यहाँ पे भी पूछे जा सकते हैं सेट के एग्जाम में भी। तो प्लान, एक्ट, ACT एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं यूजीसी नेट में आपको पढ़ा चुकी हूँ, उन वीडियोज़ में आप देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। शोध के जो 2 मुख्य दृष्टिकोण हैं, 2 अप्रोच किसकी बात होती है, तो यहाँ पर देखिए ये आपकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, सबसे ज़्यादा इसी की बात होती है। ठीक है, क्वालिटेटिव जहाँ पर गुणात्मक मतलब गुणों के संदर्भ में बात होती है, और क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, जहाँ पर संख्या है ना, अंकों की बात होती है। ठीक है, बाकी इसके बारे में भी मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया है और इसी से ही पहचान होती है कि कौन से टाइप्स ऑफ रिसर्च है। ठीक है ना, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है और ईजी वे में आपको समझना चाहिए। यदि शिक्षण कक्ष में छात्र की समझ में नहीं आ रहा है तो शिक्षक को महसूस करना चाहिए। ये सब आपके देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित सवाल हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड से आते हैं, ये चाहे आपके नेट के एग्जाम में हो या सेट के एग्जाम में। यहाँ पर आपको अपने पॉजिटिव अप्रोच के साथ कि आप एज ए टीचर आप इसको कैसे हैंडल करोगे, है ना, तो हमेशा इस अप्रोच के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शिक्षक को महसूस करना चाहिए, अगर उसको मतलब छात्र को समझ में नहीं आ रहा है, जिस तरह से हमने पढ़ाया नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या आपको दूसरी कोशिश करनी चाहिए कि इसको और किस तरीके से समझाया जाए, उसके प्रीवियस नॉलेज को देखते हुए, उसके नॉलेज को ध्यान में रखते हुए, तो ये होना चाहिए कि वो अलग तरीके से समझाए। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अध्यापक के लिए शैक्षिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है। तो शैक्षिक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि शिक्षक स्वतंत्र है वो पढ़ाने के लिए जिसे भी सही समझे। टीचर को ही तो पता है ना, कई बार क्या होता है कि आपको जो टॉपिक्स मतलब सिलेबस में आपकी चीज़ें दी हुई हैं, क्रमवार दी हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि कई बार हमको ये पता है कि जो पीछे चीज़ दी हुई है उसको हमें पहले पढ़ाना है ना, तो इस तरह से हम जब उसको पढ़ाते हैं तब फिर रिलेट करके चीज़ों को क्रम से पढ़ाते चले जाते हैं ना, तो ये हो जाता है कि अध्यापक के लिए शैक्षिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि जो वो सही समझे। अगर उसको लगता है कि बच्चों का नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज इस तरह का नहीं है या अभी वो जो करंट स्टेज में है, तो वहाँ पर उसको ये वाला टॉपिक पहले पढ़ाना चाहिए, तो वो बिल्कुल पढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक अच्छे अध्यापक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होते हैं। तो देखिए सबसे अच्छा, वैसे तो क्वालिटीज़ बहुत सारी होती हैं, लेकिन इसमें जो आपका बताया गया था ये था विषय की अच्छी जानकारी। ठीक है,
संचार कौशल तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन संचार कौशल तभी अच्छा होगा जब विषय में आपकी पकड़ अच्छी होगी, आप कितनी ईजी वे में चीज़ों को समझा सकते हैं ना। तो अपने सब्जेक्ट में मास्टर होना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो विषय की अच्छी जानकारी, अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, ये इसका इम्पोर्टेंट जो है ऑप्शन, राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई आपको तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। आज इंग्लिश वाला जो है नहीं, पर टाइपिंग नहीं हो पाई है, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन आज आपके ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने हिंदी वाले ही खाली लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, है ना। सर्वांगीण विकास के लिए क्या होगा? छात्रों को क्या ज्ञान के लिए सामग्री देना, खाली आप कंटेंट दे दोगे, या छात्रों को सोच और सीख वाला बनाओगे, या छात्रों को टिप्पणियां बोलकर लिखाओगे, खाली उसको लिखाते चले जाओगे, छात्रों को खाली परीक्षा के लिए तैयार करोगे कि आप परीक्षा बस पास कर लेना, हो गया तुम्हारा, तो नहीं, छात्रों को सोच और सीख वाला बनाना, है ना। उसकी जो है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको आप पढ़ते नहीं हो, टाइप्स ऑफ जो है लेवल्स, है ना, लेवल्स ऑफ टीचिंग, तो यहाँ पर देखिए इसमें सोच और सीख वाला बनाना, है ना, तो रिफ्लेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका इन्हेंस करना चाहिए। ठीक है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है सर्वांगीण विकास करना या व्यवहार में परिवर्तन लाना। ठीक, तो ये हो जाता है आपका यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, पाठ योजना के परिचय में शिक्षक का उद्देश्य छात्र से प्राप्त करना है। तो पाठ योजना से देखिए यहाँ पर जो है क्या असाइनमेंट वर्क है, क्या रुझान से, इंटरेस्ट की बात हो रही है, योग्यता, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से बात होती है कि वो जिस चीज़ के लिए उसको वहाँ पे बताया जा रहा है कितना। पाठ योजना से मतलब होता है कि जो उसका इंटरेस्ट कितना है, उसका मतलब कितने ध्यान से बातों को सुन रहा है, समझ रहा है, उसका प्रीवियस नॉलेज हमें पता करना है। ठीक है, तो यही हो जाता है पाठ योजना का परिचय, है ना। अगला देखिए, प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल की बात आती है। तो प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल में पूछा है कौन नॉन प्रोबेबल नमूना चयन चलाता है। तो इसमें देखिए प्रोबेबल में प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दो तरह की सैम्पलिंग होती है। सैम्पलिंग से एक क्वेश्चन आएगा और आपका इसी तरह से पूछने मतलब इसी तरह एग्जाम्पल जो है आपको छांटना होता है कि कौन सा प्रोबेबल है और कौन सा नॉन प्रोबेबल है। तो प्रोबेबिलिटी में रिसर्च एप्टीट्यूड में मैंने सॉरी ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बता रखी हैं। तो इसमें देखिए स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ये इसका राइट ऑप्शन नॉन प्रोबेबल में ये आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक विधि को एक निश्चित दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, परिकल्पना विधि है, प्रतिरूप विधि, आगमनात्मक इंडक्टिव और निगमनात्मक डिडक्टिव, है ना। तो निगमन विधि ये क्या है, निश्चित दृष्टिकोण मतलब यहाँ पे एक नियम के अनुसार बात होती है ना। आगमनात्मक में क्या होता है, हम उदाहरणों के माध्यम से एक उदाहरणों के माध्यम से चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बाद फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। निगमनात्मक में क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है या न्यूटन का नियम है, तो वो है उसके अकॉर्डिंग ही आप उदाहरणों के द्वारा चीज़ों को समझाते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंतर्गत होती हैं। अब देखिए कम्युनिकेशन से कैसा सवाल आया था, अंतः व्यक्तिगत संचार। यहाँ पे देखिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल ये अलग अलग होते हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मैंने कम्युनिकेशन पे पूरी ये वीडियो बना रखी है, एक ही वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें देखिए आपके जैसे कि इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, है ना। इनफॉर्मल में भी फिर ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब आज तो इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, लेकिन आप लोग ये सारी चीज़ें मैंने कवर करवाई हैं। कम्युनिकेशन वाली वीडियो उसमें पूरा है, आप देख लीजिएगा वहाँ पे। ठीक है, तो हो सकता है अब इस तरह से सवाल पूछे जाएं कि ग्रेप वाइन क्या होता है, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ना, जिसको र्यूमर कहते हैं, जो ऐसे भ्रांतियाँ फैलती हैं, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे कह रहा है इंटरपर्सनल, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होगा, इंटर मतलब क्या है, दो या दो से अधिक लोगों के, तो यहाँ पर ये आमने सामने का संचार होता है। ठीक है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल, इंट्रा क्या होता है, जो अपने से स्वयं से आप स्वयं प्रार्थना करते हो, अपने मन में ही सोचते हो कि अरे इस बार तैयारी कर लेते तो मेरा नेट हो जाता है ना, ऐसे मन में जो आप अपने से बातें करते हो वो इंट्रा हो जाता है। ये हो गया इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो उसमें मैंने सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं, आप उन वीडियोस को देख लीजिए तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संचरण माध्यम विद्युत तरंगों की जगह प्रकाश तरंगों, यहाँ पे जो है इसकी बात हो रही है कि लाइट वेव्स, है ना, तो प्रकाश तरंगों की बात हो रही है। तो इसमें देखिए ऑप्टिकल फाइबर का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जब ऑप्टिकल फाइबर की बात होगी तो ये समझ लीजिए प्रकाश तरंगों की बात हो रही है, जिनकी की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है ना। तो इस तरह से ये आपका ऑप्टिकल फाइबर से संबंधित हो जाता है ना।
अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम पूर्णकालिक मुक्त विश्वविद्यालय क्या था? तो ये था आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जो भी हमने आगे पढ़ा। तो आप देखिए इसी एक टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन आ गए उस समय, है ना। 1985 में हुआ था और ओपन यूनिवर्सिटी के लिए पहला पूर्णकालिक मुक्त विश्वविद्यालय था, नई दिल्ली में है ना। तो इग्नो की सारी चीज़ें बहुत ऑथेंटिक मानी जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर यह हायर एजुकेशन के लिए भी अच्छा है। डिस्टेंस एजुकेशन मोड पे आप यहाँ पर डिस्टेंस मोड पे आप जो है यहाँ पे एजुकेशन ले सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब देखिए निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? अक्षय स्रोत की बात करें तो देखिए एलपीजी, सीएनजी, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, एलपीजी है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिग्नाइट। तो बायोमास जो है ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये हो जाता है आपका टीसीपी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सीपीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच, मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच अत्यधिक तेज वो छोटी आकार की स्मृति होती है? तो देखिए मेमोरी की बात हो रही है, मेमोरी से एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ये होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में क्या होती है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है। तो ये हो जाता है आपका कैश मेमोरी। अब नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग प्रचलन ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग से मतलब है कि एक साथ कई यूजर्स, है ना, काफ़ी यूजर्स जो है एक साथ जो है ऑपरेट कर सकते हैं। तो यही होता है मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग। तो इसमें यूनिक्स या विंडोज़ इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, ये हो जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। आप लोग अपना फीडबैक नहीं देते हैं, लाइक एंड शेयर भी नहीं करते हैं। तो देखिए इतनी मेहनत से चीज़ें आपके लिए बनाई जाती हैं, कलेक्ट की जाती हैं, और आप वीडियोस देखिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो आप कहिएगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मेहनत लगती है और आपके लिए सारी चीज़ें इसीलिए प्रोवाइड की जाती हैं ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर भी हुआ है। सेट के जो रिजल्ट आ चुके हैं उनमें बच्चों ने कमेंट करके बताया कि उनका जो है इन वीडियोस से उनकी हेल्प हुई है, उनका जो है एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। तो ये बच्चों की खुद की मेहनत थी, मेरा तो एक गाइडेंस है खाली कि एक छोटा सा प्रयास है कि आपका जो है रिजल्ट अच्छा है ना। आप जिस चीज़ के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपके लिए सार्थक हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी युक्ति मुद्रित पाठ को सीधे इनपुट करने के लिए प्रयुक्त होती है? तो ये होती है आपकी मैग्नेटिक एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक MICR है ना, ये हो जाती है जो सीधे इनपुट करने के लिए प्रयुक्त होती है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आपने पढ़ी हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और यही पहचान करने के लिए आता है कि इसमें इनपुट कौन सी है, आउटपुट कौन सी है, इसका काम क्या है, ठीक है। तो इसकी भी वीडियो मैंने आपको बना के दी है, तो आप लोग उसमें से देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन सी इनपुट इकाई कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए चित्र, मानचित्र और ड्राइंग को डिजिटल रूप में बदलने के लिए, है ना। तो इसको हम किसके द्वारा यूज़ करते हैं? स्कैनर के द्वारा, ठीक है। स्कैनर के द्वारा इसको हम स्कैन कर लेते हैं, चाहे कोई चित्र हो, मानचित्र हो, कोई मैप हो, है ना, या कोई ड्राइंग हो, तो डिजिटली हम इसमें स्कैनर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैविक पर्यावरण के घटक क्या हैं? तो देखिए जैविक पर्यावरण में जो आपका एनवायरनमेंट होता है, ये इसमें क्या चीज़ें आती हैं? सभी वनस्पतियाँ आती हैं, प्राणी आते हैं, सूक्ष्म जीव, है ना। तो जो भी वहाँ पे ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे वो आपके यहाँ पर एनिमल्स हों, ह्यूमन बींग हैं, और जो भी माइक्रोब्स हैं, है ना, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, वनस्पतियाँ हैं, ये सभी जो एनवायरनमेंट में रहते हैं वो सभी आपके जैविक पर्यावरण के घटक हैं, ठीक है। जैविक और अजैविक दो होते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करता है? तो ये था आपका अनुच्छेद 51A, ठीक है। इसमें संबंधित यहाँ पर वीडियो मैंने आपको दिया है एनवायरनमेंट में, यूजीसी नेट के सिलेबस में ही यहाँ से क्वेश्चन आपके नेट से भी पूछे जाते हैं। कुछ ही क्वेश्चन हैं जिसमें कि 48, 51A, है ना। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके संविधान से संबंधित हैं, पर्यावरण से संबंधित, ठीक है। एनवायरनमेंट में कौन कौन से बनते हैं तो वो मैंने आपको एक वीडियो में समझाया है, तो उसमें और भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो आप उन चीज़ों को एक बार देख लीजिए। सारी जो भी 75 डेज प्लान है या यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए जितनी वीडियोस हैं उसमें आपको मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी और आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर कोई बात नहीं है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, है ना। तो वीडियो को देखिए, आपकी जो है बहुत सारी चीज़ें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो फिर आप क्वेश्चन कैसे भी आएगा आप जरूर हल कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के प्रमुख कार्य क्या हैं?
तो यहाँ पर देखिए संघ की बात हो रही है, AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो इसमें जो प्रमुख कार्य इसमें बताए थे वो थे आपके भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना, ठीक है, विश्वविद्यालयों का अनुदान उपलब्ध कराना, और आपका तीसरा था सदस्य विश्वविद्यालयों के मध्य खेलों को प्रोत्साहित करना, है ना। तो नहीं, विश्वविद्यालयों की स्थापना को सहमति प्रदान करना, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर ये राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, जिसको हम AIU बोलते हैं, ऐसे ही आपको लिखा हुआ मिलेगा कई जगह। तो ये दिल्ली में स्थित भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों का एक संगठन और संघ है ना। तो जैसे कि कुछ जो आपके इंस्टीट्यूट हैं जो विदेशों में चल रहे हैं, तो विश्वविद्यालयों के कोर्स, पाठ्यक्रम, उसके नॉर्म्स क्या है, क्रेडिट, इन सब का क्या है, इवेल्युएशन करता है, और भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा पेश किए जाने वाली विभिन्न पाठ्यक्रमों के संबंध में उनको देखता है कि यहाँ पर क्या कमी है या वो कितने अच्छे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। तो AIU मुख्य रूप से क्या है, भारत में विश्वविद्यालय जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके द्वारा जो डिग्री प्रदान की जाती है, डिप्लोमा, इनसे संबंधित होता है, ठीक है। तो इन्हें UGC नई दिल्ली और विदेशों में भारतीय विश्वविद्यालय में उच्च डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त है। तो मतलब इसको UGC के द्वारा नई दिल्ली और विदेशों में, तो इनसे जो है मान्यता प्राप्त है इसको, और किसके लिए, हायर डिग्री के लिए, ठीक है। जितने भी हायर डिग्री के जो एडवांस कोर्स होते हैं उनके सभी के लिए उच्च डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के उद्देश्य से इसको मान्यता प्राप्त है। किसको, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज को। तो इसके उद्देश्य क्या है, एक अंतर विश्वविद्यालय संगठन के रूप में कार्य करना, सूचना ब्यूरो के रूप में, है ना, और विश्वविद्यालयों के बीच कोऑर्डिनेशन और पारस्परिक परामर्श की सुविधा प्रदान करना, ठीक है। तो इस तरह से इंटर रिलेट होते हैं और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हायर एजुकेशन से संबंधित चीज़ें करते हैं। विश्वविद्यालय और सरकार, केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार के बीच संपर्क के रूप में कार्य करना, और सामान्य हित के मामलों में अन्य विश्वविद्यालयों या जो भी आपकी बॉडीज़ हैं उनके साथ सहयोग करना, चाहे वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय। तो इस तरह से ये क्या है, मीडियम की तरह काम करता है, एज ए ब्रिज, है ना, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके कुछ क्वेश्चन जो कि मुझे लगे कि आपको बताना चाहिए कि इस तरह से क्वेश्चन पेपर आया था, लेकिन ये 2017 का था, तो हो सकता है आपकी थोड़ा सा टफ कर दिया जाए, लेकिन इतना भी टफ नहीं होगा। ये समझिए कि अगर आप UGC नेट की तैयारी बिल्कुल सीरियस वे में कर रहे हैं तो आपका सेट का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेट का क्या है कि 10% या 15% कह सकते हैं, थोड़ा ईजी आता है। इसमें क्या है, देखा आपने, क्वेश्चन को समझना इसलिए ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आज की वीडियो बनाई, ताकि आपको ये रहे कि आप मतलब आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि सेट का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें इतने टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, इजी होते हैं, पढ़ने में आसान होते आपके कॉन्सेप्ट से ही हैं। कॉन्सेप्ट मतलब जो आपका सिलेबस दोनों का ही सेम है, चाहे वो सेट का हो चाहे नेट का हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप UGC नेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो सेट का एग्ज़ाम अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम बहुत बड़ा है, नेशनल लेवल पे है और स्टेट लेवल पे सेट का एग्ज़ाम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और ये सारी चीज़ें मैं क्योंकि आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप देख लीजिए, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, बाकी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर ही रही हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलती हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।